नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश राज्यपालों को और राष्ट्रपति को जारी किए थे बिल को लेकर। और अब खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति ने ही पूछ डाला है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आपकी हद क्या है, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि चादर से बाहर जा रहे हो। और वो सवाल अपने आप में बड़े ही अहम सवाल है। मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या है ये पूरा मामला। अंजू जी, इस देश का जब नया इंडिपेंडेंस हुआ और अलग राज्य बना, अलग, और पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, तो उसके 3 साल के बाद इस देश का गणराज्य आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया। और कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लोगों के अलग अलग पावर निर्धारित किए गए। पार्लियामेंट का काम था कानून बनाना, विधायिका का काम था जो पार्लियामेंट, और उसके बाद जुडिशरी का काम था उसके ऊपर न्याय करना, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, एग्जीक्यूटिव का काम था उसको इम्प्लीमेंट करना। और इन सब का जो सर्वोसर्वा था वो राष्ट्रपति होता था। और एक आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, संविधान सभा ने ऐड किया कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट को कुछ न्याय के लिए कुछ करना पड़े एक स्टेप आगे जाके, तो कर सकता है किसी पर्टिकुलर केस में। लेकिन अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि उसका मिसयूज अब बढ़ गया है। आज राष्ट्रपति का जो प्रश्न है, राष्ट्रपति पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट से, और पहली बार है, अभूतपूर्व है। देखिए, राष्ट्रपति को कभी भी अगर डाउट हो और कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा जुडिशियल बॉडी है और उन्हीं के पास इंटरप्रिटेशन करने का पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के अंडर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली राष्ट्रपति ऐसा क्वेश्चन नहीं करते हैं। आज राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि 142 की सीमा है क्या, 142 की सीमा है क्या, यानी सुप्रीम कोर्ट 142 में किस लेवल तक जा सकता है, ऐसा पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी। राष्ट्रपति कहती हैं, और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है यहाँ पे, द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है अंडर आर्टिकल 142, क्या वो सिर्फ प्रोसीजरल लॉ में है या वो किसी तरीके के डायरेक्शन इशू करने के लिए भी है जो अदरवाइज संविधान में नहीं लिखा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को लांघते हुए आर्टिकल 142 का प्रयोग कर सकता है? ऐसा प्रश्न पूछने के लिए मतलब पहले होता था कि कोई कानून जब बन जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों में ऐसा किया कि जब कोई कानून बन गया और किसी को अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है उसकी, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आज राष्ट्रपति महोदया को पूछना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या वो जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, वो कानून बनने के बाद आएगा या कानून बनने से पहले ही चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा अंजू जी? क्योंकि तमिलनाडु के बहुत सारे बिल जो अदरवाइज गवर्नर के पास गए थे, जब असेंबली में पास हो गए, तो नियम क्या है कि बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास जाते हैं उपराज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल उनमें से 3 ऑप्शन होता है, या तो साइन करके एक्सेप्ट कर लेता है, या तो वापस भेज देता है, या तो अपने पास रखता है, या तो राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो इनमें से कई सारे बिल राष्ट्रपति के पास थे, कई सारे बिल गवर्नर राज्यपाल के पास थे। बिल क्या थे? उसमें से जो प्रमुख बिल था वो ये था कि जो तमिलनाडु में जितने भी यूनिवर्सिटीज है सरकारी, वहां के जो वाइस चांसलर हैं वो वहां के गवर्नर हैं। ऐसा ही अनुमान इस देश के हर जगह पे होता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने नियम बदला और बिल में पास किया कि अब से मुख्यमंत्री होंगे, ना कि राज्यपाल, और वो बिल राज्यपाल के पास ही भेज दिया। तो राज्यपाल को सोचने के लिए समय चाहिए, उन्होंने रखा होगा अपने पास, राष्ट्रपति के पास भेजा होगा, उन्हें भी समय चाहिए। लेकिन इसी बीच में तमिलनाडु सरकार आ गई सुप्रीम कोर्ट, और उनके तरफ से वकील कपिल सिब्बल, जो एक समय खुद मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी सरकार जब थी तो राष्ट्रपति कई सारे बिल अटका के रखती थी बीजेपी में, और बीजेपी वेट करती थी, लेकिन ये इनसे वेट नहीं किया गया। ये आ गए सीधा और कहा कि हम कोर्ट के माध्यम से उसको एक्सेप्ट करा लेंगे। कोर्ट ने ना सिर्फ एंटरटेन किया उन सारे पिटिशंस को, कोर्ट ने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर गवर्नर यानी कि राज्यपाल अगर स्वीकृति नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि वो स्वीकृत है, और मान लिया जाएगा कि वो कानून बन गया। बताइए, बिना सील के, बिना सील के, बिना स्टाम्प के। तो आज राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो प्रश्न पूछा है, उन्होंने पूछा है कि क्या इस देश में आर्टिकल 142 का प्रयोग करके गवर्नर और राष्ट्रपति का जो साइन है, क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि पहली बार हुआ अंजू जी, ये जो तमिलनाडु के बिल जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो पहले बिल है इस देश के इतिहास में जो बिना गवर्नर के साइन किए हुए कानून बन गए। बताइए। तो राष्ट्रपति को पूछना पड़ रहा।
बिल्कुल, आप सोचिए कितना मतलब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि 142 का सुप्रीम कोर्ट ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर ही दिया है। इसीलिए राष्ट्रपति जी को सामने आकर ये सवाल पूछने पड़ रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आमने-सामने आ गए हैं। बिल्कुल, आमने-सामने ही हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा अगर होता तो सरकार या किसी को लगता तो रिव्यू फाइल कर सकती थी। उन्होंने रिव्यू नहीं फाइल किया उस फैसले के खिलाफ जो अदरवाइज़ ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है। उसमें और क्या ऑब्जेक्शनेबल था अंजू जी? ये तो कहा है कि गवर्नर का ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। ये भी था कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर में किसी भी बिल का जवाब देना पड़ेगा और अगर राष्ट्रपति 3 महीने में जवाब नहीं देते तो उसका जवाब बताना पड़ेगा। तो टेक्निकली इस देश में अगर किसी को इम्यूनिटी मिला हुआ है तो वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के अलावा किसी को इम्यूनिटी नहीं है। आपने टेक्निकली कह दिया कि राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा आके, यानी राष्ट्रपति को कोर्ट आना पड़ेगा। कल को आप हो सकता है राष्ट्रपति को कहें कि भाई कोर्ट आओ तुम। तो राष्ट्रपति पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये कहां लिखा हुआ है संविधान में और आप ये कैसे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आमने सामने वाली बात नहीं है अंजू जी। बात ये कि जिस संविधान का उपयोग करके, जिस संविधान के आर्टिकल 142 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ये ऑर्डर पास कर रहा है, ये जजमेंट पास कर रहा है जिसमें वो एक तरह से राष्ट्रपति के लिए भी एक टाइमलाइन तय कर रहा है जो कि अदरवाइज लिखा हुआ नहीं है। तो राष्ट्रपति ने उसी संविधान के आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या शक्तियां उसके पास हैं जो वो इस तरीके के आदेश राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ दे रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। पास्ट में इंदिरा गांधी की सरकार के समय में हमने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारे पावर लेने की कोशिश की, बहुत सारे लॉ इस तरीके से पास करने की कोशिश की जो अदरवाइज गलत थी। और सुप्रीम कोर्ट बीइंग एक पिलर है इस देश के डेमोक्रेसी का, वो आया बीच में और उसने रोकने की कोशिश की। केशवानंद भारती का फेमस जजमेंट 13 जजेस का, जिसमें कहा गया कि इस देश में कोई भी लॉ पास तो हो सकता है लेकिन वो इस देश के संविधान के फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकता। लेकिन वो और उसका जुडिशियल अपने पास पावर बहुत ले लिया। लेकिन अब आज वो क्या रहा है कि वही सुप्रीम कोर्ट जो एक समय में प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी था इस देश का, अब उसी पे वो आरोप लग रहे हैं। और जैसा अभी आपने कहा बी आर गवई साहब जो आज ही चीफ जस्टिस कल बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम सोशल मीडिया पे ध्यान रख रहे हैं, हम पे हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो वैल्यू है कम नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि एक ऐसा देश जहां पे 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जहां पे हर कोर्ट ट्रिपल कर रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट से हो या वो लोअर कोर्ट्स हो, जहां पे 5 करोड़ केसेस का मतलब अंजू जी हर केस में अगर 2 पार्टी होती है तो 10 करोड़ लोग, और एक फैमिली में अगर 5 लोग होते हैं तो कम से कम 50 करोड़ लोग डायरेक्टली लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं। 140 करोड़ की तो जनसंख्या है, यानी 1/3 से ज्यादा। तो जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस, हाई कोर्ट में केसेस या लोअर कोर्ट में केसेस 5, 10, 20 साल तक चल जाते हैं, जिनके अपने, वो कहते नहीं है कहावत कि अगर अपने ही घर में, अपने ही गिरेवान में छेद हो तो दूसरे तरफ नहीं देखते, या अपने घर शीशे के हो तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। ये वैसी वाली बात है कि हमको 20 साल 25 साल, मैं तो खुद कानून का विद्यार्थी हूं, मैं वकालत करता हूं, हम देखते हैं कई सारे केस 5 साल 4 साल 2 साल 6 साल 10 साल 20 साल लटके हुए, 30-30 साल के केसेस। जब इतने पुराने केसेस जुडिशरी हैंडल नहीं कर पा रहा है टाइमलाइन पे, तो वो कैसे, किस नैतिकता के आधार, नैतिकता का आधार ही नहीं है कि वो गवर्नर और राष्ट्रपति को कह रहा है कि आपको 3 महीने के अंदर फैसला देना पड़ेगा। शशांक जी, अपने लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अपने यहाँ केस जो है दशकों से चले आ रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति जी से कहा जा रहा है कि अगर आप 3 महीने तक किसी बिल को पास नहीं करती हैं तो आप जवाब देंगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए आइडियल सिचुएशन तो बहुत अच्छा है कि भाई कोई कानून का बिल की बात आई तो 3 महीने में हो जाना चाहिए, सही बात है। तो कोई केस आया तो वो भी 6 महीने में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरीके सुप्रीम कोर्ट का आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये पावर कहां से आता है? सुप्रीम कोर्ट का ये पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। आज अगर राष्ट्रपति महोदया को ये प्रश्न पूछना पड़ा, और जो 14 प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न यही है अंजू जी कि सोचिए राष्ट्रपति को ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है पहले प्रश्न में कि क्या ऑप्शंस हैं गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200 जब कोई बिल उनके पास जाए। क्या ऑप्शन है वो लिखा हुआ है 200 में, ऐसा नहीं कि डाउट है कुछ।
लेकिन जो इससे भी पूछा जा रहा है। व्याख्याएं, हाँ, जो व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट कर रही हैं, तो राष्ट्रपति महोदया को पूछना पड़ रहा है आर्टिकल 143 में कि आप ही बता दीजिए प्रभु कि क्या ऑप्शन है गवर्नर के पास, और अगर वो ऑप्शन का यूज कर रहे तो गलत कैसे हो गया। देखिए मतलब ये बात क्यों आ रही है, ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से, वो बोला है कि गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस का, अगर क्या वो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से है उसी के बेसिस पे है, और अगर वो है तो क्या वो आर्टिकल 200 के को फॉलो करने के लिए दायित्व उसका बनता है कि नहीं। देखिए पहला और दूसरा प्रश्न बहुत क्लियर है कि गवर्नर के पास कोई बिल आता है और गवर्नर उस बिल का क्या करता है, कैसे कुछ करेगा, कुछ अलग से जाके अगर गवर्नर करे तो आप उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न अंजू जी, सुप्रीम कोर्ट को एक और प्रश्न पूछना पड़ा। देखिए ऐसा नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार में पहली बार आर्गुमेंट हुआ हो या पहली बार डिस्प्यूट हुआ हो या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को पता नहीं हो कि इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। इतना बड़ा देश है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग दल है जो सरकार बनाते हैं, तो डिस्प्यूट हो सकता है। तो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कैसे होता है, बड़ा क्लियर है। एक आर्टिकल 131 है। आर्टिकल 131 कहता है कि जब भी दो राज्यों का डिस्प्यूट हो या राज्य और जैसे बहुत सारे राज्यों में ना पानी को लेके, जल को लेके, ये सॉल्यूशन कौन करेगा, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्य और केंद्र का डिस्प्यूट है, वो कौन सॉर्ट आउट करेगा, भाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा कोर्ट है, टॉप कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कभी भी अगर किसी को जाना होगा राज्य और केंद्र के डिस्प्यूट में, तो आर्टिकल 131 का प्रयोग करते हुए जाएगा। बड़ा क्लियर है, सूट फाइल करेगा 131। आज सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदया को पूछना पड़ा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई और तरीका देती है 131 के सूट के अलावा जिसमें कि इंटरवेन किया जा सकता है। क्योंकि देखिए कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं अंजू जी कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आर्टिकल 142 का दुरुपयोग करके इस तरीके से किया जा रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रपति महोदया ने एक और प्रश्न, ये जो मैंने बताया ना कि 131 के अलावा कुछ हो सकता है कि नहीं, ये 14वां क्वेश्चन था। बहुत ही अहम सवाल है अब, और ये सवाल कहीं और से नहीं आ रहे, राष्ट्रपति जी से आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को तो मतलब अब सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राष्ट्रपति जी को, जो राष्ट्रपति जी ने जो आज प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न छोटे नहीं है। और अंजू जी एक और बड़ी बात है, ये जो फैसला दिया था कोर्ट ने जिसमें राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर टाइमलाइन लगाया गया था, ये किसने दिया था? देखिए ये दो जजेस की बेंच ने दिया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, 200 जिसमें गवर्नर के पास पावर होता है और 201 जिसमें राष्ट्रपति के पास पावर होता है किसी भी बिल को लेके, तो उसके इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी कि भाई समय सीमा ये जो भी लगाया गया है। तो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन आपने किया, तो जब संविधान का आपने इंटरप्रिटेशन किया है तो ये पावर आपके पास है, तभी किया आपने। तो आज राष्ट्रपति को पूछना पड़ा कि क्या ये जो आपने ये जो इंटरप्रिटेशन किया वो 5 जजेस की से कम की बेंच भी कर सकती है क्या? क्योंकि ये जो बेंच सिर्फ 2 है। अच्छा अंजू जी, ये जो प्रश्न है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस 5 जजेस की होंगी, ये कैसे डिसाइड होता है? आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस की होंगी। अच्छा, मैं तो चलिए कानून का विद्यार्थी हूं, आप तो कानून की विद्यार्थी नहीं है, आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा, सिंपल, एकदम उसका मतलब ही वही है। और हम तो ये सुनते हैं कि ऐसे मामलों में 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच ऐसे बैठते ताकि वाइडर एंगल से सोचा जाए। लेकिन अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश देने वाला फैसला या फरमान जो है वो 2 जजों ने सुना दिया तो अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप इतना बड़ा फैसला दे रहे हैं जिसमें कि बेसिकली आप राष्ट्रपति को और राज्यपाल को टाइम में बांध रहे हैं, इनफैक्ट आंसरेबल बना रहे हैं राष्ट्रपति को डायरेक्ट, और वो कर कौन रहा है? 2 जजेस की बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाने से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं हो जाता। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट माना जाता है क्योंकि वो संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं माना जाता। हर बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर्टिकल 145 में क्लियर है, कम से कम 5 जजेस की बेंच होगी। और आज राष्ट्रपति महोदया ने यही कहा है
उन्होंने कहा कि क्या ऐसे मामलों में जिसमें कि इस तरीके से इन्वॉल्व था कि मतलब कोई कानून का इंटरप्रिटेशन की बात अगर हो रही थी, तो क्या ऐसे मामलों को कम से कम 5 जजेस की बेंच के पास नहीं भेजना चाहिए था? और यह कम से कम 5 की बात हो रही है, यानी कि 5। देखिए, जब जब अगर आप इस देश के इतिहास में जाएंगे तो 5 जजेस की बेंच तो बहुत बनी, जैसा आपने भी अब कहा। 5 के और हमेशा ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर क्यों होता है? ताकि ताकि किसी एक की तरफ फैसला है, 2-3 का फैसला हो 5 में। तो 5 के बाद क्या होता है? तो 7 होता है। गोलकनाथ का केस याद है हम लोग को, संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी। 7 के बाद 9 में गया, मौलिक अधिकार कितने हो सकते हैं उसकी बात हो रही थी। 9 के बाद 11 हुआ, तो बेसिकली 9 वाले को फैसले को 11 ही पलट सकता है, 11 तक गया। 11 वाला फैसला 13 पे गया जब केशवानंद भारती का केस आया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या सॉरी इस देश का पार्लियामेंट क्या क्या कानून बदल सकता है या इस देश की विधायिका क्या क्या बोल सकती है। और सोचिए 13 जज की बेंच वहां बैठ के सोच रही है कि हम क्या क्या फैसले ले सकते हैं या सरकार क्या क्या फैसले ले सकती है। और उसमें एक बात स्पष्ट था जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ भी करिए लेकिन संविधान से बाहर निकल के मत करिए। और आज जो राष्ट्रपति महोदया का जो प्रश्न है, उनसे लग रहा है कि राष्ट्रपति महोदया ये पूछना चाहती हैं कि आपने जो ये फैसला लिया है वो संविधान में कहां लिखा हुआ है और क्या आपने संवैधानिक मूल्यों का पालन किया। बिल्कुल। पर एक चीज शशांक जी समझाइए कि जब 2 जजों की बेंच ने ये फैसला लिया था, कपिल सिब्बल वकील थे तमिलनाडु सरकार के, तो क्या किसी को सीजेआई जो थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनको नहीं लगा कि इतना बड़ा फैसला राष्ट्रपति को लेकर सुनाया जा रहा है, राज्यपाल को लेकर सुनाया जा रहा है और इसको बड़े बेंच में जाना चाहिए, संवैधानिक बेंच में जाना चाहिए, ऐसा किसी को जरूरत ही महसूस नहीं हुई? तुरंत आदेश जारी किया और तमिलनाडु सरकार ने उसके हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया। ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि संविधान के जो रक्षक हैं उन्होंने ही संविधान की धज्जियां उड़ा दी एक तरह से। हाँ, प्रश्न आपके जो हैं, जो राष्ट्रपति महोदया के प्रश्न है, उससे लगता तो ऐसा ही है कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कार्य कैसे करता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब कोई केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाते हैं, उनके पास होता है कि वो किस केस को कहां एलोकेट कर रहे हैं। तो सपोज करिए ये जब केस आया होगा और उन्होंने इस पर्टिकुलर बेंच के पास एलोकेट किया, जिसके जो 2 जजेस की बेंच, जिसमें से जो मेन है वो जस्टिस पारदीवाला है। जब उनके पास ये केस गया तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब ये मामला ऐसा हो रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी या किसी कानून के इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी, किसी बिल के इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी और आर्टिकल 200 के इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी, तो ऐसे केस में वहां से लेके इसको बड़े बेंच के पास दे देना चाहिए था। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि जिस बेंच के पास ये है, अगर उसको लगता है, उन दोनों जजेस को अगर लगता है, माननीय जजेस को, कि हमको ये इंटरप्रिटेशन करना है और हमारे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन सही है, तो भी क्योंकि वो इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन कर रहे थे जो कानून की व्याख्या हो रही है, तो उनको खुद वो केस को चीफ जस्टिस के पास भेजना चाहिए था, ये कहते हुए, नोट देते हुए कि कृपया करके इस केस को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दीजिए। तीसरा ऑप्शन अंजू जी ये था कि उनको अपना प्रेसिडेंस फॉलो करना चाहिए था पिछले 70 साल का, या उसके पहले के प्रीवी काउंसिल का, यानी जब अंग्रेज इस देश में थे तो प्रीवी काउंसिल को फॉलो करते थे, ये देख के कि भाई तब क्या होता था और वो फॉलो कर लीजिए। नहीं, अंजू जी इन्होंने क्या किया, आप सुनिएगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। इन्होंने पाकिस्तान और फिजी जैसे देशों के कानून की व्याख्या करते हुए वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को उठाया और अपने जजमेंट में कोट कर दिया। मतलब मैं आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हूं कि पाकिस्तान और फिजी के जजमेंट्स को कोट किया गया है, आश्चर्यचकित इसलिए हूं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज वहां के आर्मी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, लीगली पकड़ लिया जाएगा, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को दबा दिया जाता है उस तरीके से। और भारत के नागरिक या भारत का वकील होने के नाते मैं बहुत प्राउड हूं अपने कानून व्यवस्था में या न्याय व्यवस्था में, क्योंकि हम काफी इंडिपेंडेंट रहे हैं। लेकिन इस तरीके का फैसला, शशांक जी, क्या हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कोई फैसला सुनाते वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए उसकी रेफरेंस ले सकते हैं और फिजी की अदालत में क्या हुआ उसकी रेफरेंस ले सकते हैं? क्या ये सही तरीका है कोई भी फैसला सुनाने का?
मैंने तो आज तक यही सुना है कि पिछले जो मामले होते हैं उनको एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक नजीर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और तब फैसले सुनाए जाते हैं। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि पाकिस्तान और फिजी जैसे देशों के फैसलों को यहाँ पर नजीर बनाया गया, रेफरेंस लिया गया। ये तो मतलब अपने आप में अद्भुत है। अंजू जी, रेफरेंस लेने के लिए रेफरेंस होना भी तो चाहिए। रेफरेंस है ही नहीं तो क्या करेंगे। अंजू जी, आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, बड़ी मजेदार फैक्ट है। देखिए, ऐसा होता है कि जजमेंट्स में या केस में कई बार हम लोग अलग अलग देशों के केसेस भी कोट करते हैं। जैसे कि इस देश में जब एलजीबीटीक्यू वाला मामला चल रहा था कि उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ होना चाहिए कि नहीं, तो अलग अलग देशों के, जैसे यूरोप के या अफ्रीका के, एशियन कंट्रीज के और अलग अलग अमेरिकन कंट्रीज के कोट किए जा रहे थे कि यहाँ के जजमेंट्स ऐसे हैं, यहाँ के कानून ऐसे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला आया उसमें कहा कि भाई यहाँ के हैं, लेकिन इस देश में भी ऐसे ऐसे अलग अलग समय में हुआ है। तो बेसिकली आप कहीं का रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, मेन जजमेंट अपने देश का कोट होना जरूरी है। लेकिन शशांक जी, कम से कम वो मामला ऐसा था जो एक इंटरनेशनल मामला है। वो मामला ऐसा था जो कि सिर्फ हमारे देश के राज्यपाल से या राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ नहीं था। वो तो इंटरनेशनल जमात में भी सब होता है, इसलिए उनका रेफरेंस देना पड़ा होगा। नहीं अंजू जी, उसमें भी मैं वही कह रहा हूं, उसमें भी जो मुख्य फैसला आया उसका प्रतिबिंब वो देशों के कानून नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि कहा गया सरकार की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी कि उस देश की व्यवस्था और इस देश की व्यवस्था अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और बड़ी बात अंजू जी, आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो देखा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वहां के न्यायाधीश कह रहे हैं कि अपने एक वकील को कह रहे थे कोर्ट की प्रोसीडिंग के बीच में कि आप लोग तो भारत का कानून कोर्ट कर लेते हैं अपने केस लॉ पिटीशंस फाइल करने टाइम, क्या भारत कोर्ट करता है कभी? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है अपने हिस्ट्री में। कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे ना तमिलनाडु सरकार की तरफ से, तो उन्होंने तो दे ही दिया होगा रेफरेंस की, देखिए वहां भी होता है, यहाँ भी होना चाहिए। बताइए। नहीं अंजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने केसेस पेंडिंग हैं। अगर हर कानून मतलब एक अजीब व्यवस्था हो गई है कुछ लोगों, कुछ चंद वकीलों की, कि कोई भी कानून पास हो और आप उसमें भले ही सांसद होते हुए उसमें वोट किए हों, पार्लियामेंट में अपोज किए हों, माइनॉरिटी में आप, लेकिन कानून पास होने के बाद आप उसको चैलेंज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और हर केस एंटरटेन हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, वक्फ वाला कानून देख लीजिए। वक्फ का कानून जब बिल प्रपोज होने के बाद और कुछ बहुत अपोजिशन हुआ, फिर उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हर पार्टी का मिला के बनता है, लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग साथ में मिल के बनता है। और वो होने के बाद 38 मीटिंग्स हुई। इस देश के कई लाख लोगों ने और संस्थाओं ने अपने अपने उसमें ऑब्जर्वेशंस भेजे, अपने ऑब्जेक्शंस भेजे, अपने सपोर्ट या अपोजिशन भेजे। वो सबको कंसिडर करने के बाद अमेंडमेंट करके बिल को फिर से प्रपोज किया गया। पार्लियामेंट में 12-12 घंटे तक बहस हुई, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर जाके पास हुआ। वो दोनों जगह पे, लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति ने उसको एक्सेंट दिया और अगले ही दिन चैलेंज हो गया। और चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर भी पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट सुन भी रहा है। आज भी उसकी हियरिंग है। तमिलनाडु वाला जो बिल है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति को फैसला देना पड़ेगा। अंजू जी, वियर्ड बात यह है कि वो जो 2 जजेस की बेंच है उसमें जो मुख्य जज हैं जस्टिस पारदीवाला, वो फ्यूचर में जाके मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे, यानी वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे। तो देखा जाए तो देखिए, बहुत बहुत बुरा लग रहा है ये बोलने में, एंड विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, लेकिन देखिए अंजू जी हो क्या रहा है। न्यायाधीश कौन बनेंगे, वो पावर जो था वो एग्जीक्यूटिव के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर अपने पास छीन लिया, 2 जजेस बेंच और 3 जजेस कोर्ट करके। अब जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कर दिया। फिर पहले ऑप्शन था कि भाई कॉलेजियम में कोई नाम अगर रिकमेंड हो ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट के लिए तो सरकार उसको वापस भेज सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप वापस नहीं भेज सकते, अगर हम सेम नाम वापस भेज दें आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब तो अजीब जबरदस्ती है। मतलब हम ही सुपीरियर है, हमने तय कर दिया तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। और मैं ऐसे सवाल जब आपसे पूछ रही शशांक जी, तो बार बार मुझे जस्टिस गवई की वो बात याद आ रही है कि सोशल मीडिया पर हमारी बड़ी पैनी नजर है। तो मैं तो अंजू जी बात तो सही है, लेकिन हमको तो बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करना चाहिए। BR अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा की डिबेट में साफ कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं दे सकते जजेस को अपॉइंटमेंट का, हमको तो वही कोट करना है। हम गलत क्या बोल रहे हैं? वो पावर तो आपने खुद से छीना है। और आज भी देखिए,
मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बन कौन रहे हैं? क्या ये सही नहीं है कि रिश्तेदार ही बन रहे हैं, बन के आ रहे हैं? अभी अभी बल्कि 250-300 परिवार ही हैं जिनके बीच में जज पैदा होते हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि देश में सिर्फ 250-300 परिवार ही ऐसे। सही पढ़ा था। इनफैक्ट अभी मैं बीच में किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद द प्रिंट का आर्टिकल था, उसमें तो उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं अभी प्रेजेंट, उसमें से 80 से 90% जजेस का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन है किसी ना किसी से। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी जस्ट रिटायर हुए कुछ समय पहले, उनके पिताजी चीफ जस्टिस थे। अभी BR गवई साहब बने हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हुए। तो मेरा मानना है, और ये सब तो डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई पिताजी किसके हैं क्या है, लेकिन उसके अलावा मौसा, फूफा, चाची, बुआ, ससुर, दामाद, इस टाइप के अगर रिलेशन में आप अंजू जी चले जाइए तो आपको अनगिनत रिलेशन मिल जाएंगे, और सब के सब एज इन नॉट 100% बट 80% से ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और इसीलिए एक जोक भी कहा जाता है, एक तो टीवी सीरियल में भी आया था, सीरीज में भी आया था, कि कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज वही बन सकता है जो सेकंड जनरेशनल जज हो, वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो उस तरीके की बात, उस तरीके की व्याख्या की गई। ये तो अपने आप में, मतलब अभी जो जस्टिस खन्ना रिटायर हुए, जस्टिस खन्ना के जो चाचा जी थे वो HR खन्ना साहब थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कभी चीफ जस्टिस नहीं बन पाया, अनफॉर्चुनेट था, लेकिन आज जस्टिस खन्ना बने। और जस्टिस BR गवई की आप बात कर रहे हैं और उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में जस्टिस गवई ने एक बड़ा मजेदार प्रश्न पूछा अंजू जी। जस्टिस गवई जो आज मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस गवई ने बोला कि जब IAS का बेटा IAS बन सकता है, IPS का बच्चा IPS बन सकता है, तो जज का बच्चा जज क्यों नहीं बन सकता? पर वो लोग कम से कम परीक्षा तो पास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सिफारिश हो रही है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, PMT टेस्ट तो पास करता है, वो नीट तो देता है, फिर उसकी लयाकत होती तो बनता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतना ही काफी है कि मैं अगर किसी जज की बेटी होती या किसी चीफ जस्टिस की, तो मैं भी बन जाती, मेरी काबिलियत क्या थी तो किसी ने परखा नहीं। इसी को तो जानना चाहती थी सरकार, तभी तो वो नेशनल वो लाने की कोशिश हो रही थी ना, जिसको इन्होंने 2016 में हटा दिया था, NAJC शायद नहीं। हाँ, नहीं, और अंजू जी देखिए ना, उसका दुरुपयोग देखिए, कोलोजियम सिस्टम अगर इतना अच्छा होता, ये अगर सिस्टम उतना अच्छा पारदर्शी होता तो कोई बोलता नहीं। लेकिन इसी सिस्टम से हमने देखा कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ रुपए मिल गए, उनका ट्रांसफर भी आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया, उनके ऊपर एक FIR नहीं हुई, इंटरनल इंक्वायरी ने कह दिया कि ये गलत है, जो रिपोर्ट है सबमिट हो गई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, लेकिन उनको भरोसा है इस सिस्टम पे कि उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और मेरा मानना है कि अगर इस्तीफा दे भी दें या इंपीचमेंट हो भी जाए, वो सेकेंडरी चीज है, FIR क्यों नहीं हो रहा है? क्या अगर इतना पैसा, इलीगल पैसा, ब्लैक मनी, अगर अंजू जी के घर, शशांक के घर, प्रधानमंत्री के घर, मुख्यमंत्री के घर, किसी मिनिस्टर के घर, किसी ब्यूरोक्रेट के घर होता, किसी IAS के घर होता, तो क्या वो अरेस्ट नहीं होता? यही सुप्रीम कोर्ट, यही दिल्ली यही हाई कोर्ट और यही सुप्रीम कोर्ट, जिस पे हम प्राउड करते हैं, हम खुश होते कि भाई उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन क्या आज ये अपेक्षित नहीं था कि उस पर एक्शन लिया जा सके? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ये मत कहो, अभी तो वेट कर लो रिपोर्ट का। अब तो रिपोर्ट आ गई, अब क्यों नहीं हो रहा है? और अब तो राष्ट्रपति के पास भी वो रिपोर्ट चली गई है ना, जैसा आपने बताया, प्रधानमंत्री के पास भी, तो वहां से आदेश तो आएगा ही आएगा कि भाई अगर ये इस्तीफा ही नहीं देना चाहते तो फिर तो इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाना चाहिए। वो इंपीचमेंट मोशन तो तब होगा जब अगली बार पार्लियामेंट बैठेगी, उसके बाद पार्लियामेंट में इंपीचमेंट का, अंजू जी, सिस्टम इतना बुरा है इस देश में कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज या हाई कोर्ट के बहुत, मतलब कोई भी इंपीच नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जब ये कानून बनाए गए थे तो जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी सरकार से या पार्लियामेंट से, जो कि सही भी है। आपको इंडिपेंडेंस अगर रखना है किसी देश की न्याय व्यवस्था को तो आप करेंगे, लेकिन उसका इस तरीके से मिसयूज, अच्छा ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत इकलौता है जहां पर इस तरीके का मिसयूज हो रहा है, दूसरे देशों में भी होता है। लेकिन उसका क्या नतीजा है? कल जस्ट यस्टरडे मालदीव्स में 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को इंपीच करके निकाल दिया गया। या अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी अमेरिका में, तो वहां पे यही बातचीत चल रही है कि हम किस तरीके से जो गलत जजेस हैं, जो गलत जजमेंट दे रहे हैं, उनको इंपीच किया जाए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनफैक्ट वहां के राष्ट्रपति ट्रंप, वहां के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर इलॉन मस्क ये बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई जज जो वहां के संविधान की बात नहीं मानेगा, उसको इंपीच करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए।
मालदीव में तो हटा दिया। मेरा पॉइंट है कि अगर इस देश में, भारत में, एक तो न्यायालयों में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात सामने नहीं आ पाती है, या न्यायालयों में जो गड़बड़ होती है वो सामने नहीं आ पाती है, लेकिन अगर कल कभी आ गई तो आप उसको कैसे रोकिएगा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को कह सकता है कि 3 महीने में जवाब दें, राज्यपालों से कह सकता है, लेकिन अपने लिए क्या कभी उन्होंने ये तय नहीं किया? क्योंकि वहां पर तो 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वहां पे भी एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि भाई फैसला जो है 3 महीने नहीं तो 6 महीने के अंदर आएगा। आप सोचिए कई लोगों की तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है शशांक जी फैसले के इंतजार में। आप जो कह रहे हो समय सीमा की बात, बिल्कुल अंजू जी, मतलब आप अयोध्या राम मंदिर का ही फैसला देख लीजिए, देश की आजादी से पहले चल रहा था और अभी जाके हुआ है सॉर्ट आउट। कितने साल लगे ये फैसला देने में? तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति था जो 25 साल से ज्यादा SC/ST के एक्ट में गलत बंद था, बाद में उसको बाइज्जत बरी किया गया। कौन लौटाएगा उसको उतने साल? सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका कि 1 दिन भी जेल में रहना गलत है। गलत अगर कोई जेल में रहा 1 दिन के लिए भी तो वो उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। DK बासु का जजमेंट है उसको लेके। इतने सारे लोग जो जेल में हैं क्योंकि केस की सुनवाई जल्दी से नहीं हो पा रही है या पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कंपनसेट करने के लिए रेडी है? अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को कैसे कह सकता है? और अंजू जी, मैं तो कहता हूं कि कहो या नहीं कहो, एक तो चलिए एक तो ये हो गई नैतिकता वाली बात अंजू जी कि भाई अपने गिरीवान में छेद है तो हम दूसरे में क्या झांक रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि वो जो हम कह भी रहे हैं दूसरे को, वो कहने के लिए हमारे पास पावर तो होना चाहिए। आज जो राष्ट्रपति जी ने ये रेफरेंस भेजा है आर्टिकल 143 में, ये सिर्फ रेफरेंस नहीं है, टेक्निकली उन्होंने प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा है कि आप हमको प्रश्न में उत्तर दीजिए कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? क्या उसमें बने हुए कानून में कर सकते हैं? आने वाले कानून में कर सकते हैं? क्या उसके लिए गवर्नर को बाइंड कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति के लिए कुछ ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं जो अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? क्या स्टेट और सेंटर के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो तरीका है, क्या उससे इतर जाके आप कुछ कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब चीज जो आप कर रहे हैं वो आर्टिकल 142 के अंदर भी कर रहे हैं, तो क्या 142 का लिमिट क्या है? कल ऐसा कहीं ना हो जाए अंजू जी, और ये प्रश्न बहुत बहुत हाइपोथेटिकल है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एंड ऑन वेरी लाइटर नोट, कल कहीं ऐसा हो जाए कि आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कहा जाए कि आज से हम ही इस देश के सर्वोसर्वा हैं, तब क्या होगा? और हम ही मतलब नहीं, ऐसा नहीं खुद को कह दिए कोई तीसरा व्यक्ति। और अंजू जी, ये ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं। इस देश में जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इस देश का इलेक्शन कराता है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस देश में आज तक जो अपॉइंट होता था, वो अपॉइंट होता था कि भाई सरकार अपॉइंट करती थी, वो जाके भाई काम करता था। अगेन, ये जो लॉबी है, जो पहले कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे, वो जो अब वकील भी हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, और उनकी जो लॉबी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि इलेक्शन कमीशन, और प्रशांत भूषण ऑब्वियसली केस कर दिया कि इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंट कैसे हो। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि उस अपॉइंटमेंट कमेटी में आप अपोजिशन के लीडर को डालिए, समझ में आता है डालिए, कहता है कि आप चीफ जस्टिस को भी डाल दीजिए, और उन्होंने डाल दिया। मतलब कि जुडिशियरी इतना ज्यादा पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है अंजू जी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्लियामेंट अगर कोई गलत कार्य भी करती है तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबल है। पार्लियामेंट में जाके, पार्लियामेंट में अगर लोकसभा का देखिए, लोकसभा में 542 लोग हैं, राज्यसभा में 250 हैं, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लाखों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी सरकार ने कोई कानून लाया तो कोई एक सांसद अगर उनसे प्रश्न पूछता है तो उन लाखों लोगों की तरफ से प्रश्न पूछ रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी आती है। और 5 साल के बाद उस सरकार को वापस जाना पड़ता है वोट मांगने के लिए, इनफैक्ट हर सांसद को। यहां पे क्या अकाउंटेबिलिटी है? इंपीचमेंट इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। प्रश्न आप पूछ नहीं सकते, ज्यादा बोल दिया तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, और हमारी मर्जी ऐसी है कि भाई हम तो राष्ट्रपति को ही बुला लेंगे अपने पास। तो मेरा मानना है कि ये अगर कंटिन्यू ऐसा रहा अंजू जी, प्रश्न जो राष्ट्रपति महोदया ने पूछा है बहुत सही पूछा है। देखिए, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि कल को उठ के आई और राष्ट्रपति बन गई। विधायक रह चुकी हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला हुआ है, गवर्नर रह चुकी हैं मल्टीपल स्टेट्स की,
आदिवासी समुदाय से आती हैं और एक महिला अपने दम पे इतने लेवल तक पहुंची हैं। उन्होंने पास्ट में भी, जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग को जब इतने इतने साल तक वेट करना पड़ता है, उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप। आज उन्होंने जो ये प्रश्न उठाए, 14 प्रश्न, ये वैसे प्रश्न हैं अंजू जी जो आम जनता या बाकी कॉमन पीपल और मेरे जैसे वकीलों के मन में भी है कि किस प्रोविजन का प्रयोग करते हुए इस तरीके के कानून, इस तरीके के जजमेंट या ऑर्डर पास हो रहे हैं। तो आज जो द्रौपदी मुर्मू साहब ने जो ये प्रश्न पूछा है बहुत सही है, और मुझे लगता है कि अगर इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, जो कि बैठना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल 143 का प्रयोग किया गया है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा सुप्रीम कोर्ट को बताना। और ये जो प्रश्न पूछा गया है उसमें एक और बड़ी बात है जो, इससे ये भी दिखता है कि जो यूज पावर का मिसयूज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्योंकि बैकग्राउंड नहीं दे पा रहे, तो क्या कल को ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप की तरफ भी हम जा सकते हैं अगर ये कंटिन्यू हुआ तो? आई होप नॉट। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मा ततो जया, धर्म की जीत होनी चाहिए, तभी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। तो आप जो ये कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है? मुझे लगता है इस 14 प्रश्नों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी वो फैसला देगी। और मुझे लगता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत एलोबरेटिव है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा अगर सही है, और है ही, मतलब मैं मानता हूं एकदम सही है, सुप्रीम कोर्ट को 5 जजेस की बेंच नहीं बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस हैं सब होने चाहिए, एटलीस्ट आधे को तो रख ही दीजिए, एटलीस्ट 50% प्लस 1 जजेस को रखिए इस केस। ऐसा नहीं है जो अंजू जी या शशांक ने पूछा, ये राष्ट्रपति ने पूछा है और बहुत बड़ा फैसला है। तो मेरे को लगता है कि अगर कम से कम 13 जज की बेंच ने अगर केशवानंद भारती का फैसला दिया, तो कम से कम 15 या 17 या 19 या 21 जजेस को बैठाइए और फैसला दीजिए। सोचिए, क्योंकि इस देश के एक डॉक्ट्रिन है कि न्याय से होना नहीं चाहिए, जितना भी चाहिए कि हो रहा है। अगर राष्ट्रपति को ये प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिकल 143 के अंदर में, तो सुप्रीम कोर्ट का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो सबसे बड़ा बेंच बैठा दे, फुल कोर्ट बैठा दे, सारे जजेस को बैठा दे जैसा आपने कहा, और तब ये फैसला दे कि क्या होना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शशांक जी, बहुत सारे सवाल हैं हमारे आपके मन में भी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करके हम कई बार वो सवाल पूछने की हिम्मत भी दिखाते हैं, लेकिन फिर हमारी बोलती बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फरमान भी आ जाता है। लेकिन अब जब राष्ट्रपति महोदया ने ये सवाल पूछे हैं, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कितने हैं? अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्या अपने दायरे से बाहर जा रहा है? हद कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की? ये सारे सवाल पूछे हैं राष्ट्रपति महोदया ने। अब देखना होगा कि किस तरह का जवाब आता है। खलबली तो मच गई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और किस तरह से इन सवालों का जवाब देने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट करता है ये भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन 14 सवालों ने सुप्रीम कोर्ट को फंसा दिया है। आपने शशांक जी समय निकालकर बहुत ही विस्तार से ये पूरा मामला मेरे दर्शकों को समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते, धन्यवाद।